Welcome back students. So far we have discussed the forward shift in the supply curve, that is increase in the supply curve. We have already know that there are the various factors which influence the supply. ये हमारे वेरियस फैक्टर्स हैं जो हमारे सप्लाई कर्व को इफेक्ट करते हैं. अगर सप्लाई कर्व पे ये फेवरेबल रहें और या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट दें तो हमारा फॉरवर्ड इंक्रीज होता है सप्लाई कर्व में. या फिर अगर वो यही सारे फैक्टर्स अदर देन कौन सा प्राइस ऑफ ऑन फैक्टर, ये हमारा फैक्टर कांस्टेंट रहता है तभी इसको हम इंक्लूड नहीं करते. तो क्या कहते हैं, अदर देन द प्राइसेस ऑफ ऑन फैक्टर, अगर ये सारे फैक्टर्स हमारे को अनफेवरेबल दें, अनफेवरेबल मतलब डू नॉट गिव द पॉजिटिव इम्पैक्ट और गिव द नेगेटिव इम्पैक्ट, that very factor will be known as the backward shift in the supply or the decrease in a supply. And now in this video we will be discussing about the decrease in a supply. Before discussing this topic from a book, let us understand this concept with the help of diagram. Students, as we know that there are the basic two axes, y-axis 0 and x-axis. In y-axis we put prices and along the x-axis we put the quantity. Beta G, we know that the demand curve is the downward sloping curve DD and the supply curve is the upward sloping curve which is SS. The point of intersection between the demand and supply curve is known as the equilibrium point. बेटा जी, जो भी मैं लैंग्वेज पे बोल रही हूँ, जो भी मैं लाइंस बोल रही हूँ इन इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर जो मैं डायग्राम बनाने के टाइम पे लैंग्वेजेस यूज़ कर रही हूँ पर बोल रही हूँ, तो दैट वेरी लाइंस, जो लाइंस मैं बोल रही हूँ, दैट वेरी लाइंस विल बी इंक्लूडेड इन योर एक्सप्लेनेशन. तो सो डायग्राम बनाते बनाते ही आप एक हैबिट बनाओ कि ये एक्सप्लेनेशन आप साइड बाय साइड आप बोलोगे. जैसे मैं बोल रही हूँ दैट डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. It is a point where the demand is equal to supply, and corresponding to the equilibrium point we get the equilibrium quantity which is known as Q, and corresponding to the equilibrium point we obtain the equilibrium point which is known as P. The decrease in a supply curve will move the supply curve to the left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ होगा बेटा जी, ये हमारा, मैंने फिर हर एक वीडियो पे अपनी ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे हाथ दो तरीके हैं, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है. जहाँ पर आप कर्व के ऊपर अपना हाथ रखोगे, इसका राइट हैंड इधर आता है, लेफ्ट हैंड ऊपर आता है, तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर आ जाएगा. तो लेफ्ट हैंड में हम अपना सप्लाई कर्व जो है वो डिक्रीज करेंगे, तो उसको हम, ये हमारा डिक्रीज इन ए सप्लाई कर्व आ गया, जिसका हम नाम दे रहे हैं दिस इज माई डिक्रीज इन सप्लाई कर्व. जहाँ पर मैंने अपनी सप्लाई कर्व को लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है तो ये मेरी कर्व होगी डिक्रीज. बैकवर्ड किया है, लेफ्ट हैंड साइड किया है तो वो मेरी डिक्रीज होगी. तो वहाँ पर भी मैंने बताया था द वेयर द न्यू सप्लाई कर्व एंड द ओल्ड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर गिव्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज नोन एज E2. ठीक है, with which we get the equilibrium quantity which is Q2. बेटा Q2 क्यों लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमारा S2 है, E2 है, तो Q2 आ जाएगा. and which it also gives the equilibrium price, new equilibrium price which is P2. As we know that as the demand curve, supply curve decreases, जैसे जैसे हमारा सप्लाई कर्व डिक्रीज हो रहा है, योर क्वांटिटी गेट रिड्यूस्ड एंड योर प्राइजेस आर राइज्ड. आपके प्राइसेस राइज हो गए हैं और आपकी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है. ठीक है जी. देन आफ्टर दिस वी विल डिस्कस दिस वेरी टॉपिक फ्रॉम अ बुक. When a supply curve shifts leftwards as represented by S2S2, the equilibrium price rises from OP
ठीक है, जैसे कहता है कि अगर मैंने सप्लाई कर्व को अपना शिफ्ट किया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इक्विलिब्रियम प्राइस है पहला कितना था, ओपी था, वो राइज कर गया है फ्रॉम ओपी टू OP2. देन आफ्टरवर्ड्स ही सेज बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स, कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम क्वांटिटी, कहते कम हो रही है, क्वांटिटी फॉल हो रही है फ्रॉम OQ टू OQ2. जो हमारी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो फॉल हो रही है. ओरिजिनल कौन सी है हमारी, वो है O और Q यहाँ तक, एंड द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो कितनी होगी, OQ2 यहाँ तक. तो जो क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी से न्यू क्वांटिटी आई है वो फॉल हो गई है. आगे बोल रहा है चेन इफेक्ट ऑफ द डिक्रीज इन अ सप्लाई. द डिक्रीज इन अ सप्लाई लीड्स टू द एक्सेस डिमांड एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. द डिक्रीज इन सप्लाई, आपकी सप्लाई कब क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेस, डिक्रीज इन अ सप्लाई वो बोल रहा है लीड्स टू द एक्सेस डिमांड. ठीक है, एक्सेस डिमांड हो रही है, केस इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. देखो पहले क्या था, डिमांड कब, एक्सेस डिमांड कैसे, डिक्रीज डिमांड किया है, पहली हमारी इतनी थी, एक्सेस डिमांड कहाँ होती है, नीचे वाली साइड पे, तो पहला डिमांड कब का गैप इतना था, सप्लाई कब डिक्रीज हुआ है तो डिमांड कब का गैप भी इंक्रीज हो गया है, विच लीड्स टू द एक्सेस डिमांड. आगे बोल रहा है द कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स puts the downward pressure upon the price and the prices start going up from OP to OP2. अब कहता है जैसे कंपटीशन बायर्स के अंदर कंपटीशन आ रहा है तो वो हमारे प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगे फ्रॉम OP. डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा, अगर डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो प्राइसेस का कंपटीशन किसके अंदर आएगा, डिमांड कौन करता है, बायर करता है, तो आपको वो कंपटीशन ऑफ प्राइसेस किसका आ जाएगा, बायर्स आ जाएगा. तो बायर्स टेंड्स टू इंक्रीज इट्स प्राइसेस फ्रॉम OP टू OP2. ठीक है, क्यों कंपटीशन आया बेटा, कंपटीशन आने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि मार्केट में हमारी जो कमोडिटी हम परचेज करने जा रहे थे वो बहुत कम हो गई है, मार्केट में कमोडिटी बहुत कम हो गई है. सो तो प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो सोचेंगे कि हमारी कमोडिटी, तो जो कंज्यूमर्स होंगे वो सोचेंगे कि हमारे मार्केट में कमोडिटी बहुत कम है, वी वांट दैट वेरी कमोडिटी. तो जो कंपटीशन हमारे बायर्स के अंदर या फिर डिमांड क्या कहते हैं कंज्यूमर्स के अंदर जो कंपटीशन हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हर किसी में हबड़ा दबड़ी होगी कि मैं ये कमोडिटी खरीद लूँ या मैं ये कमोडिटी ले लूँ. ठीक है, आगे वो बोल रहा है द हायर प्राइस पुट द डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द डिमांड एंड द अपवर्ड प्रेशर अपॉन द सप्लाई. हमारा हायर क्या कहते हैं, हायर प्राइस क्या कर रहा है, डाउनवर्ड प्रेशर दे रहा है डिमांड में and the upward pressure दे रहा है सप्लाई में. The consumer demand less and move along the supply curve as indicated from the point E to E2. On the other hand, the producer will now the supply more the upward, indicating by the arrows from the point R towards along the supply curve. ठीक है, अब ये चीज बेसिकली एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है. अब इस चीज को सिखाने के लिए चलो जी हम अपनी फिर वही डायग्राम की तरफ आते हैं. डायग्राम में आपको मैं बता रही थी कि वी हैव टू मेक द टू एरोज, दो एरोज बनाने पड़ते हैं. फर्स्ट एरो विल बी प्लॉटेड फ्रॉम द पॉइंट E टुवर्ड्स द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. और ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा ये है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा ये है, तो एक एरो वहां से यहाँ तक चल जाएगा, चला गया. तो एरोज आप देखोगे द DD इज डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड. अब मैं इसी चीज को दोबारा समझाती हूँ. वी नो दैट द DD इज अ डिमांड कर्व एंड डिमांड कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. एंड जो हमारा एरो आ रहा है वो एरो मेरा है अपवर्ड. एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड एरो इज अपवर्ड. तो बेटा जी एक चीज जा रही है नीचे और एक जो एरो शो कर रहा है ऊपर, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दैट इज वाई वी विल से दैट देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है, इन डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट के मेंशन भी करना होता है जरूरी, फ्रॉम पॉइंट E टू E2. ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्शन का एक्सप्लेन कर दिया. अब हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सटेंशन का. अब एक और एरो जाएगा कहाँ से,
एक तो एरो मैंने बता दिया, न्यू इक्विलिब्रियम, ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ एक एरो जाएगा। तो सेकंड इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, सेकंड एरो विल मूव फ्रॉम द जहां पर हमारा टॉपिक है, मेरा टॉपिक कौन सा है, डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई ये है, तो वहां से एक एरो जाएगा किसकी तरफ, हमारी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ। ये मेरा एक एरो चला गया, ठीक है। अब बेटा जी यहाँ पर इसको इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो दैट वेरी पॉइंट वी विल मेंशन, वी विल कॉल्ड एज, तो इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं आर पॉइंट, ठीक है जी। अब मैं इसी चीज को दोबारा समझाती हूँ, यहाँ पर एक्सटेंशन कैसे चल रही है। द सप्लाई कर्व इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, S2 वाला कर्व है ना, S2 सप्लाई कर्व इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। जो एरो जा रहा है वो भी अपवर्ड जा रहा है, दैट मीन्स दोनों ही पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन के मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज ए एक्सटेंशन, EXTEN, extension in supply curve from point, अब पॉइंट का नाम दे देंगे R to E2, फ्रॉम पॉइंट R to E2। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया है कॉन्ट्रैक्शन का, यहाँ पर एक्सटेंशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है। विद दिस मेरा इस पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन हो गया है। The prices continues to rise till the new market equilibrium is settled down at point E2। कहते हैं प्राइजेस तब तक आपका इंक्रीज चलता जाएगा जब तक आपके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट सेटल ना हो जाए, जहां पर दोनों बायर एंड सेलर या फिर दोनों डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करके इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो प्राइस तब तक ऊपर जाते रहेंगे जहां पर दोनों डिमांड एंड सप्लाई या बायर एंड सेलर्स इक्वल ना हो जाएं, या फिर जो इक्वल पॉइंट पे वो सेटल ना हो जाएं, इक्वल प्राइस पे सेटल ना हो जाएं, ठीक है। आगे वो बोल रहा है एट द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 द इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP2 एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ2। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हमारा क्या आ रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम जो प्राइस आ रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है वो है OP2, ये देखो OP2, ठीक है। ये इस कर्व से आया ना, तो OP2 एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रहा है वो है OQ2, OQ2। विद दिस मेरा इस टॉपिक में डिक्रीज इन सप्लाई कर्व का कंसेप्ट खत्म हो गया है। थैंक यू।